सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम आरोह भाग 2 से काव्य खंड पढ़ाने चल रहे हैं। काव्य खंड का पहला अध्याय जो है वह हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्म परिचय है। तो आत्म परिचय की व्याख्या या भावार्थ देने से पहले हम आप लोगों को हरिवंश राय बच्चन के जीवन के बारे में बताएंगे। उनका जीवन परिचय पहले जान लेते हैं, उनका साहित्यिक परिचय और भाषा शैली जान लेते हैं, तब हम आपको आत्म परिचय पढ़ाते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 ईस्वी इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला 1935 में लिखी गई, मधुबाला 1938 में, मधुकलश भी 1938 में, निशान निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, शतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये सब इनकी काव्य संग्रह है। उसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा है जो 4 खंडों में अलग अलग लिखा गया है। हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये अंग्रेजी साहित्य है, इनका हिंदी में अनुवाद इन्होंने किया है। प्रवासी की डायरी, ये डायरी लेखन विधा है इनकी। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। कहने का मतलब इनका चाहे इनका काव्य संग्रह हो, चाहे आत्मकथा हो, चाहे अनुवाद हो, चाहे जिस प्रकार की विधा इन्होंने लिखी है डायरी के साथ, वह वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली में संकलित है 10 खंडों में। इनका निधन मुंबई में सन 2003 में हुआ। पूर्व चलने की बटुही बाट की पहचान कर ली, ये इनकी प्रमुख वक्तव्य है। आगे देखते हैं इनके साहित्य के बारे में क्या लिखा है इन्होंने। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध रखते थे। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग की विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशील गेय शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खय्याम का मस्तनापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं विशेषकर मधुबाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। तो इनकी जो मधुशाला है, मधुकलश है, उसका मतलब क्या इन्होंने बताया है कि जीवन को एक तरह का मधुकलश कहा है, पात्र कहा है, और दुनिया, इस पूरे संसार को मधुशाला बताया है। और साकी जिसे पिया जाता है उसको एक कल्पना मात्र एक चित्र प्रस्तुत किया है, और कविता को एक प्याले के माध्यम से कि मतलब जिसमें डालकर पिया जाता है, उसको ढालकर जीवन के पाठक मतलब हम सभी पाठकों को पिलाया गया है। यह उनका तात्पर्य है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है, पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा, मतलब एक व्यक्ति विशेष से नहीं इश्क रह जाएगा, प्रेम नहीं रह जाएगा, बल्कि पूरी दुनिया से आपको स्नेह और प्रेम हो जाएगा। और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये जो झगड़े हमारे बीच रहते हैं, यह सब समाप्त हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं।
इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। बच्चन साहब को हालावादी लेखक भी कहा जाता है, कवि कारक भी कहा जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युग बोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे पहले विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार, आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। अब देखिए, ये जीवन परिचय था, इनका साहित्यिक परिचय, मतलब इन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया है या किन किन विधाओं पर अपनी रचनाएं लिखी हैं, और साथ ही साथ इनकी अपनी भाषा क्या रही है, इन सब पर को बताया गया। अब जो पाठ इसमें लिया गया है उससे संबंधित थोड़ा सा सामान्य परिचय हम दे देते हैं। इन सामान्य परिचय को आधार बनाकर कविता का भावार्थ निकाला जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ उनकी कविता आत्मपरिचय तथा गीत संग्रह, मतलब एक कविता है आत्मपरिचय और गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। जग जीवन से, मतलब इस पूरे संसार के जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं, मतलब कट के रहना संभव नहीं होता। दुनिया अपने व्यंग बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से, मतलब का आत्म परिचय में, कविता में हरिवंश राय बच्चन जी अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक, कहने का मतलब अपने संबंध उनके बीच रखते हैं, और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म, और जो दूसरे लोगों से, संसार के लोगों से और अपने मन के बीच वो मतभेद रूप में द्वंद्व रहता है, उन संबंधों को मर्म रूप में उद्घाटित भी किया है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मतलब स्नेह का है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है, मतलब जो विरोध करते हैं, विरोधाभास है लोगों के बीच, उसमें सामंजस्य बैठाकर लोगों को खुशी देना, यही मेरा एक जीवन है। जैसे कुछ शब्दों को उन्होंने मुख्य रूप से उकेरा है अपनी कविता आत्मपरिचय में, उसको भी ध्यान। जैसे उन्मादों में अवसाद, रोदन में आग, शीतल वाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास सुलग, सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है। देखिए, जितने भी शब्द इनके उन्मादों में अवसाद, रोदन में आग, शीतल वाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक, इनसे ज़रूर प्रश्न बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इन शब्दों का, इन वाक्यों का एक भावार्थ बाद में समझते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा जब इसकी व्याख्या हम करें। आया कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है। यह ठस्सा, मतलब ये युक्ति ही छायावादोत्तर गीत काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श यूटोपिया की तलाश में सारी दुनिया ठुकराकर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मक से लहालोट रखता है। निशा निमंत्रण में उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशील के संदर्भ में प्राणी वर्ग, विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने का काव्यात्मक कोशिश की गई है। कहने का मतलब जो निशा निमंत्रण दिया गया है वह एक गीत काव्य है। इसमें प्रकृति जैसे जैसे दिन प्रतिदिन बदलती है, अपना स्वभाव बदलती है, उससे मानव हृदय से जोड़ने की कोशिश किया गया है, या हरिवंश राय बच्चन ने कोशिश किया है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन जी जो अलग विशेषता है। यह गीत उसका एक बेहतर उदाहरण या नमूना है। किसी प्रिय आलम्बन या विशेष से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों के गीत में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता, मतलब कहते हैं कि आलस्य
और फिर जड़ता को प्राप्त होने की अवशिप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब हमारे शरीर में कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं रह जाती, हम जड़ रूपी हो जाते हैं, मतलब एक मान्यता को मानकर बैठ हो जाते हैं। तो ऐसे में यह जो गीत काव्य लिखा गया है निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन द्वारा, हमारे मन के अंदर चंचलता बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। तो इस तरह का भाव प्रकट करने की कोशिश हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजर जाने का जज्बा भी लिए हुए। इस तरह एक छोटा सा साहित्यिक परिचय यहाँ पर दिया है जो आपके पाठ में लिया गया है, आत्म परिचय और निशा निमंत्रण। तो उसको ध्यान से इसको बार बार पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा, तदुपरांत हम इसकी व्याख्या करेंगे। थोड़ा सा एक सस्वर वाचन हो जाए आत्म परिचय का, अगले दिन हम कल इसका भावार्थ और अर्थ बताएंगे। तो सस्वर वाचन कर लेते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो आज इसी सस्वर वाचन के साथ जो आत्म परिचय का मैंने किया है, यहीं पर इस कविता को समाप्त करता हूँ। अगले दिन इसका भावार्थ सहित व्याख्या किया जाएगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और थोड़ा सा आत्म परिचय और निशा निमंत्रण का जो साहित्यिक विधा बताई गई, इन कविताओं का जो थोड़ा सा परिचय दिया गया उसको ध्यान में रखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।